हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 भारतीय भवन बायोलॉजी में चैप्टर 1 है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। तो आइए इस चैप्टर के सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। पहला देखिए क्या है, एक यूकैरियोटिक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एवं नामांकित आरेखित चित्र बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, हमें क्या बनाना है, एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हमें आरेखित चित्र तैयार करना है, वर्णन नहीं करना है। आइए करते हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक पादप कोशिका, तो देखिए क्या है, हमें वर्णन नहीं करना है लेकिन सारे अंगों को बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल है और सबसे जो बाहरी आवरण है इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये जो बाहरी आवरण देख रहे हैं आप, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कोशिका भित्ति के बाद ठीक इसके बाद ये जो हरा है, ठीक है, ये वाला, इसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। और इस कोशिका झिल्ली में ये पूरे जो पदार्थ भरा होता है, ठीक है, इस पूरे पदार्थ को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोशिका द्रव। और इसमें सारे अंग तैर रहे होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, अंतःप्रदेय जालिका। इसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है। इसके बाद ये बड़ी सी राजधानी होती है प्लांट सेल में। इसके बाद ये क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसमें भी माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जंतु में भी और पादप में भी। ये ऊर्जागृह स्थल भी कहा जाता है। ये गाल्जी उपकरण है, ठीक है। क्रोमेटिन जालिका है, ये केंद्रक है, ठीक है। और ये केंद्रक झिल्ली है और ये केंद्रक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यूकैरियोटिक प्लांट सेल का आरेखित चित्र समाप्त होता है, यही आपको बना लेना है। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देने वाली एक जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाए। जैसे हमने पहले वाला बनाया था प्लांट सेल का, उसी तरीके से हमें एनिमल सेल का बनाना है, ठीक है। वर्णन अनपेक्षित, यानी वर्णन भी नहीं करना है, तो वैसे ही बनाना है। आइए तो ये रहा जंतु कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र यानी आरेख, ठीक है। तो ऐसे ही आपको तैयार करना है। सबसे पहले देखिए ये जो बाहरी आवरण है, ठीक है, ये बाहरी आवरण इसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। और ये जो क्या है, ये पूरा ये कहा जाता है कोशिका द्रव, ठीक है। ये रहा कोशिका द्रव और इसी में ये सारे अंग क्या होते हैं, पाए जाते हैं या इसमें तैर रहे होते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, ये हो गया कोशिका झिल्ली और ये हो गया कोशिका द्रव। अब इसमें देखिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, उसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। गाल्जी का है, ये गाल्जी उपकरण हो गया। ये क्या है, सेंट्रोसोम, ठीक है। और ये क्या है, लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। केंद्रिका, ये पूरा केंद्रक और इसमें पाया जाता है छोटे केंद्रिका, ठीक है। ये क्या है, केंद्रक छिद्र, इससे कुछ पदार्थ अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, ये केंद्रक छिद्र के द्वारा। ये क्या है, केंद्रक झिल्ली, ये क्या है, केंद्रक झिल्ली। इसके बाद ये है राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बाद दानेदार अंतःप्रदेय जालिका, अंतःप्रदेय जालिका दो होती है, एक खुरदरी और एक चिकनी और एक दानेदार, ठीक है। ये दानेदार है और यहाँ पे ये चिकनी है, ये दानेदार ये चिकनी, समझ गया, आ गया। इसके बाद ये देखिए क्या है, एक क्रोमेटिन जालिका है, ये वाला, ये क्या है, क्रोमेटिन जालिका। अब इसके बाद ये केंद्रक द्रव, ये पूरा केंद्रक और इसमें अंदर द्रव पाया जाता है, केंद्रक द्रव कहा जाता है। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स इसे कहा जाता है, ये रहा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे सारे अंग, तो यही आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम तीसरा सवाल देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की रचना एवं कार्य का संक्षिप्त वर्णन करें। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनी है, स्ट्रक्चर और फंक्शन, कैसे कार्य करती है, आइए इसका आंसर करते हैं। ये रही माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, यहाँ से प्रारंभ करना है, ठीक है, उसके बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका द्रव में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। तो हमने डायग्राम के मदद से भी देखा है, ये रहा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ पाई जाती है, ये कोशिका द्रव में पाई जाती है। एक महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव में बिखरी होती है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से ये सूक्ष्म छड़ों या धागे नुमा दानेदार या गोलाकार दिखाई देती है, इस तरह से शेप होती है, ठीक है। पादप कोशिका में इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होती है, प्लांट सेल में कम होती है, जंतु कोशिका में ज़्यादा होती है। तो यहाँ तक हो गया इसके बारे में। अब यहाँ से आपको लिखना है रचना लिख के डैश देना है और यहाँ से प्रारंभ करना है। प्रत्येक माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतर झिल्ली से चारों ओर से घिरी होती है। ये रहा अंतर झिल्ली और ये रहा बाहरी झिल्ली, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये बाहरी झिल्ली हो गई और ये इसके ठीक इसके नीचे अंत झिल्ली हो गई, इससे घिरी होती है। तथा इसके बीच में यानी
अंत झिल्ली और ये बाहरी झिल्ली। यहाँ पे देखिए इसके बीच में क्या है, इसके बीच में एक तरल गुहा यानी एक तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक है, उसे तरल गुहा कहा जाता है, जिसे माइक्रोकॉन्ड्रियल गुहा उसे कहा जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये अंत झिल्ली, ये रहा अंत झिल्ली और ये बाहरी झिल्ली, इसके मध्य में पाया जाता है। देखिए ये तरल गुहा, यही तरल गुहा, ऐसे ये क्या है, ये तरल गुहा है, ऐसे लटके हुए हैं। कहाँ लटके हुए हैं, तो ये मैट्रिक्स में लटके हुए, ये अंदर जो ये पदार्थ पाया जाता है इसे मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। आइए लिखते हैं अब, माइक्रोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में अनेक प्रवर्धक निकले माइक्रोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में लटके हुए हैं। अभी हमने देखा जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको क्रिस्टी कहा जाता है, ये लटके हुए भाग को जो मैट्रिक्स में लटके हुए होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तथा जिनमें कोशिकीय श्वसन से समृद्ध एंजाइम मौजूद होते हैं, इनमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। एक और भी सवाल इसमें पूछा जा सकता है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है कि नहीं। जी बिल्कुल होता है, उसमें राइबोसोम भी होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है, जिनसे अपना कुछ प्रोटीन भी बनाने में ये सक्षम होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर, बनावट। अब इसके बाद हम कार्य लिखेंगे, आपको कार्य लिख के डैश देना है, तो हम यहाँ से करेंगे, इनमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन में एंजाइम के चलते भोजन संपूर्ण ऑक्सीकरण, ठीक है, फलस्वरूप जीव ढेर सारी अति आवश्यक मुक्त ऊर्जा मुक्त होती है। इसे माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका ऊर्जागृह कहा जाता है। तो इसमें भोजन का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, वायु श्वसन में, और ऊर्जा मुक्त होती है। पहला काम हो गया। दूसरा, यह ऊर्जा एटीपी में होती है, ये ऊर्जा की इकाई होती है, ठीक है, इसी इकाई में ऊर्जा स्टोर होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा होती है। कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी से ऊर्जा का निर्माण करती है, ठीक है। और तीसरा काम, क्रिस्टी के अंदर की झिल्ली की सतह का क्षेत्र बढ़ाता है। तो क्रिस्टी के अंदर के जो झिल्ली का क्षेत्र सतह है यार, ये रहा क्रिस्टी, ठीक है, तो इसके क्षेत्र, सतह के क्षेत्र के दायरा को ये बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये आपको समझ में आ गया, और ये आपको पिक्चर भी बना लेना है ज़रूर से। इसके बाद देखिए चौथा सवाल है, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हमें करना है। तो हम ऐसे अंतर स्पष्ट करेंगे, प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक। ये आद्य कोशिका है यानी छोटी कोशिका है, इसका आकार छोटा होता है, ठीक है। ये विकसित कोशिका है, इसका आकार बड़ा होता है यूकैरियोटिक का। ये वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। ये जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में होता है, ये प्लांट और जंतु दोनों में पाया जाता है। इस केंद्र के नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक और केंद्रिका पाया जाता है। इसमें क्रोमोसोम केवल एक पाया जाता है, इसमें अनेक पाया जाता है, ठीक है। कम से कम 5 या 6 आपको इसी तरीके से लिख लेना है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संरचना को सचित्र हमें समझाना है, कैसे ये काम करता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को ही चित्र के साथ। देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, आप काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं, सूत्र या क्रोमोसोम। तो सबसे पहले हम यहाँ से करेंगे, एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम महीन, लंबे और अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं? कोशिका विभाजन के समय। सामान्यतः क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं, फेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो ये 3 भाग हो गए, यहाँ तक हो गया आपका लिखना। ये पिक्चर आपको बना लेना है। बाद फिर से हम यहाँ से लिखेंगे, क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण फेलिकल कहलाता है। ये इसकी रचना हो गई, इसकी बाहरी आवरण जो है वो फेलिकल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद और फेलिकल द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है, और ये जो घिरा हुआ भाग होता है, जो फेलिकल द्वारा घिरा होता है, इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसी तरीके से आपको ये सारे पूरे लिख लेने हैं, ठीक है, यहाँ तक। इसमें कार्य भी शामिल है, ठीक है, और ये आपको पिक्चर भी बना लेना है। इसके बाद देखिए अगला सवाल 6 नंबर, केंद्रक का क्या कार्य है, ठीक है। चित्र सहित उसकी संरचना का उल्लेख हमें करना है। तो इसका आंसर ये रहा, हम यहाँ से करेंगे, केंद्रक या न्यूक्लियस। कोशिका द्रव के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी रचना पाई जाती है, यानी यहाँ से आपको लिखना प्रारंभ करना है, जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहा जाता है। ये रहा पूरा, ठीक है। सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक पतली झिल्ली होती है, ये रहा, ठीक है। इसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। ये रहा, ये बाहरी। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से केंद्रक द्रव कोशिका के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ये केंद्रक छिद्र होते हैं, ये यहाँ पे देखिए, ये सारे, ठीक है। लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं।
कुछ कोशिकाओं में एक से ज़्यादा केंद्रक भी पाए जाते हैं। ये आपका लिखना हो गया और ये आपको पिक्चर भी बना लेना है। अब इसके बाद यहाँ से हम लिखना प्रारंभ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर यानी रचना हो गई। अब कार्य लिखकर डैश देना है। कार्य आपको कम से कम 5 लिख ही लेने, यानी आपको सारे लिख लेने हैं कार्य कि केंद्रक के क्या काम होते हैं, ठीक है। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं होता। पहला काम हो गया और इसी तरीके से ये चारों आपको लिख लेना है। समझ में आ गया? स्ट्रक्चर और फंक्शन ये आपको नहीं करना है। मैंने आपको कैसे बताया, ये पूरा यहाँ से फिर इसके बाद यहाँ तक स्ट्रक्चर में और ये फंक्शन में, यानी ये इसके काम में। ये रहा 7वां सवाल। देखिए, कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, वो कुछ ही पदार्थों को अपने अंदर आने और जाने देती है, ठीक है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ से करना है। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम जलचीली झिल्ली होती है। इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य होती है। इसका मतलब कुछ पदार्थ यानी गिने चुने पदार्थों को ही अंदर या बाहर आने जाने देती है, ठीक है। यानी इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो ये इसके गुण हो गए। तो इसी तरीके से आपको यहाँ तक इसके कुछ कार्य भी आपको लिख लेने हैं यहाँ तक। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल क्या है हमारा 8वां। अल्प पराशरी, सम पराशरी और अति पराशरी, ये पराशरणी विलयन का ये क्या है, ये सभी गुण हैं। तो इन विलयन को में किसी जीवित कोशिका को बारी बारी से डाला जाए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कोशिका पर। तो पहला है अल्प पराशरी, सम पराशरी और तीसरा अति पराशरी। आइए इसका आंसर करते हैं। कैसे करना है आपको, देखिए पहला में क्या है अल्प पराशरी विलयन, तो ये पूरा आपको लिख लेना है। तो इसमें कोशिका को डाला जाए तो कोशिका में क्या हो जाए, कोशिका फूल जाती है इस विलयन में, ठीक है। दूसरा है सम पराशरी विलयन। ऐसे विलयन में जब कोशिका को डाला जाता है तो शुद्ध रूप से जल कोई गति नहीं करता। और तीसरे में जब कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाता है तो इसमें क्या होता है, कोशिका सिकुड़ जाती है। यानी पूरा लिखना है तीनों ही आपको, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।